Okay, yesterday I was telling to you in about the determination of group and period as well as block in a compounds of element in period table. तो कल मैंने आपको पीरियड बता दिया था, पीरियड कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ब्लॉक बता दिया कैसे निकालते हैं। अब आपको ग्रुप बताते हैं। एस ब्लॉक के लिए अलग तरीके से ग्रुप होता है, पी ब्लॉक के लिए अलग तरीके से होता है और डी ब्लॉक के लिए अलग तरीके से होता है। एफ ब्लॉक में कुछ है ही नहीं। तो अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल। जो आपके ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उसके अनुसार ग्रुप नंबर होगा एस ब्लॉक के लिए। जैसे आप लेते हैं, सपोज कीजिए सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s1। ये तो मैंने ले ली क्या है, एस ब्लॉक का एक एलिमेंट। दूसरा मैंने लेता हूँ बेरिलियम, ये भी एस ब्लॉक का है 1s2 2s2। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें ग्रुप लास्ट वाले सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा ब्लॉक की तो ब्लॉक क्या होगा एस। अगर मैं बात करता हूँ इस एलिमेंट के पीरियड की तो पीरियड क्या होगा 3। तो अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम के लिए आपका ब्लॉक एस होगा, ग्रुप फर्स्ट होगा, पीरियड आपका 3 होगा। यहां से पता चलता है। अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो ब्लॉक हमारा क्या होगा एस, पीरियड हमारा 2, ग्रुप हमारा ग्रुप भी क्या होगा 2 होगा, क्योंकि एन की वैल्यू 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। और ले लीजिएगा। अगर मैं और दूसरे एलिमेंट की बात करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिया। अब मैं लेता हूँ इसके बाद आपका पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो ग्रुप क्या हुआ इसका, ग्रुप तो हुआ 1, ब्लॉक एस हुआ और पीरियड क्या हुआ, पीरियड हुआ इसका 4। ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर दोबारा समझिएगा। अगर हम ग्रुप नंबर की बात करते हैं एस ब्लॉक के लिए, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस ऑर्बिटल। एनएस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काय के बराबर होता है, वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। जैसे सोडियम हमारा 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो ब्लॉक तो एस हो गया इसका। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होता है, जितना एन एस मतलब लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन हो, एक है ग्रुप नंबर 1। मैक्सिमम क्वांटम नंबर क्या है 3, पीरियड नंबर 3। बेरिलियम 1s2 2s2 ब्लॉक एस, पीरियड 2 एंड ग्रुप विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू भी 2 है, एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ। पोटेशियम आप लेते हैं तो पोटेशियम में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो ग्रुप क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक, पीरियड नंबर हमारा 4। सो दिस इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप ग्रुप नंबर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गई बात? कोई डाउट हो किसी को, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए अलग तरीके से निकालते हैं। देखो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कैसे निकालेंगे ग्रुप, लिखिएगा देखिएगा। इट विल बी
इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np ऑर्बिटल। यानी जितने इलेक्ट्रॉन ns में हो, जितने इलेक्ट्रॉन np में हो, उसका सम का एक बराबर होता है, ग्रुप नंबर के बराबर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट में। अब आप कहेंगे हमने 10 क्यों लिया? देखिए पी ब्लॉक जहां से स्टार्ट होता है उससे पहले हमारे क्या है, 10 ग्रुप और आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ठीक है। तो उसके पहले क्या है, एनएस तो हो गया, कौन से हमारे एस ब्लॉक वाले। उसके बाद में जो टू टू क्या आते हैं, 10 आते हैं हमारे, सॉरी आपका 3 to 12, वो 10 ग्रुप हैं। वो 10 ग्रुप तो यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन एनएस में, इलेक्ट्रॉन एनपी में। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपने फ्लोरीन लिया 9, 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। तो पहली बात तो हम ब्लॉक देखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी में, तो ब्लॉक क्या होगा, पी। अब उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पीरियड क्या है, पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ 2। अब अगर मैं ग्रुप निकालता हूँ तो ग्रुप होगा 10 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन एनएस में, जितने इलेक्ट्रॉन एनपी में, यानी जितने इलेक्ट्रॉन 2s में, जितने इलेक्ट्रॉन 2p में। तो 2 + 5 = 17। तो 17 ग्रुप का एलिमेंट होता है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए बेरिलियम की, सॉरी बोरॉन, बोरॉन हमारा क्या हुआ 5, 1s2, 2s2, 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां से हम ब्लॉक पता चल गया, ब्लॉक क्या है इसका, p। अब ग्रुप का पता करेंगे, ग्रुप क्या होगा 10 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन एनएस में, जितने इलेक्ट्रॉन एनपी में, 2 + 1 13। पीरियड की बात करते हैं, पीरियड क्या होगा बेटा, पीरियड हो जाएगा हमारा आपका 2। तो ये क्या लिया हमने, फ्लोरीन, ये क्या लिया हमने, बोरोन। और ले लेते हैं, कार्बन लेते हैं, सपोज कीजिए अगर हम कार्बन लेंगे तो कार्बन में क्या होगा, देखिए कार्बन या नाइट्रोजन कोई भी ले लो, 1s2, 2s2, 2p3, ये नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो यहाँ अगर हम इसका पीरियड देखते हैं तो पीरियड तो क्या होगा 2, जो मैक्सिमम एनपी वैल्यू 2 है। उसके बाद ब्लॉक क्या होगा इसका, पी। और पी ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या होता है, 10 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन एनएस में, जितने एनपी में, 2 + 3 = 15। 15 ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को निकाल सकते हैं, किसी भी ग्रुप के छोड़ करके। एफ वाले हमारे चूंकि पीरियड टेबल में नहीं होते, उनको हम पीरियड टेबल में ना होने के कारण नहीं निकाल सकते, उनके लिए तो वो रूल एप्लीकेबल होता ही नहीं, ठीक है। तो फिर दोबारा समझिएगा, अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करते हैं तो ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी। एनपी का मतलब 2s2p, 3s3p, 4s4p, ये मतलब होता है। मान लीजिए आप क्लोरीन का लेते हैं, आप कहते हैं हमने तो, आपने तो इसका लिखा है, हमें तो फास्फोरस का लिख के बताओ। अब अगर मान लिया फास्फोरस लूंगा तो 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 15 हो गए इलेक्ट्रॉन हमारे। अब अगर मैं इसका पीरियड निकालता हूं तो पीरियड तो 3 हो गया, ब्लॉक इसका पी हुआ, और ग्रुप क्या रहेगा, ग्रुप आएगा 10 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन 3s में, जितने इलेक्ट्रॉन 3p में, 2 + 3 = 15। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का पोजीशन को पीरियड टेबल में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपकी पीरियड टेबल में कैलकुलेट हो जाएगी। तो कोई भी ऐसी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, एक बार आप देखेंगे, समझेंगे, आपको सारी बात क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आपने एस ब्लॉक पढ़ लिया, पी ब्लॉक पढ़ लिया, अब डी ब्लॉक की बात आती है। देन व्हाट विल यू डू इन डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर के लिए अलग रूल है। अब डी ब्लॉक में क्या होगा देखिएगा, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट,
ग्रुप नंबर कहाँ के बराबर होगा जी? इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ns ऑर्बिटल में, जितने इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए मैं क्रोमियम लेता हूं 24, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का। अब अगर क्रोमियम में हम यहाँ देखेंगे, पहली बात इसका ग्रुप ही देख लेते हैं। ग्रुप की बात करें तो पहले जितने इलेक्ट्रॉन ns में, ns का मतलब 4s, ns1d का मतलब क्या है 3d, क्योंकि अगर आप ns यहाँ n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4s हुआ, ns1d क्या हुआ 3d हुआ। तो जितने इलेक्ट्रॉन ns में, जितने इलेक्ट्रॉन n-1d में, 1 + 5 = 6, तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 इसका ग्रुप होगा। अगर मैं इसका पीरियड देखता हूं, पीरियड क्या होगा बेटा? पीरियड होगा इसका 4, क्योंकि n की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 4, जो मैक्सिमम वैल्यू n की होती है वो इसका पीरियड होता है। अगर मैं यहाँ से ब्लॉक निकालूंगा तो ब्लॉक क्या होगा? यहाँ पर ब्लॉक आपका डी हो जाएगा। तो ये आपका ग्रुप हुआ, ये आपका पीरियड हुआ, ये आपका ब्लॉक हुआ। सिमिलरली हम और एलिमेंट लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए मैंने जिंक ले लिया Zn30, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब देखिए, तो अगर यहाँ पीरियड की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो पीरियड तो इसका 4 हो गया। ब्लॉक क्या हुआ इसका? डी में जा रहा है, डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। ग्रुप जितने इलेक्ट्रॉन ns में, जितने इलेक्ट्रॉन n-1d में, तो 2 + 10 = 12, तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये डी ब्लॉक के लिए पर्टिकुलर। और ले लीजिएगा, आपने सपोज कीजिए आयरन लिया Fe26, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये कॉन्फ़िगर जरूर आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप कॉन्फ़िगर नहीं लिख पाएंगे। 26 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो गिन लो, आप गिनेंगे 26 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अगर मैं फिर इसकी बात करता हूं तो पीरियड कितना हुआ 4, ब्लॉक डी, ग्रुप जितने इलेक्ट्रॉन ns में, जितने इलेक्ट्रॉन n-1d में, यानी इतने 4s में, इतने 3d में, 2 + 6 = 8। इस तरह हम क्या कर लेंगे इनको, इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दीज विल बी द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप क्या निकालेंगे, ब्लॉक निकाल लेंगे, ग्रुप निकाल लेंगे, पीरियड निकाल लेंगे, वो सब हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर ग्रुप, हर ब्लॉक के लिए, हर ग्रुप के लिए मैंने क्या एग्जाम्पल देकर आपको बताया, ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, और इन्हीं के अनुसार अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स वी डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन प्रेडिक्टेबल, इट मीन्स मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, विच इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। जो किस पर बेस है? हमारी एटॉमिक नंबर पर है। तो बेटा इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चंस के कोई भी एलिमेंट हमें दिया गया होगा तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, या आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये तो क्या हुआ हमारा, ये तो हमारा डिटर्मिनेशन हुआ। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे आपका जैसे टर्म आती है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट? देखिएगा,
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों का इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्शन करना, ये क्या कहलाता है हमारा? उसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में नॉर्मली बोरॉन, Al, Ga, इनिडियम, Pl, ठीक है, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, Sb एंड Br। सपोज कीजिए इसका एटॉमिक नंबर हमारा 7, 15, 33, उसके बाद में 51 और उसके बाद 83। अगर मैं कॉन्फिगर लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p3, यहाँ आएगा 3s2, 3p3, यहाँ आएगा आपका 4s2, 4p3, यहाँ 5s2, उसके बाद उससे पहले आएगा 4d10 और 4p3, ऐसा समझ लीजिएगा। यहाँ आएगा आपका 5d10, उसके बाद आपका 4f14, उसके बाद 6s2 और आपका 6p3, ये समझ, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। मान लीजिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। अब देखिएगा एक्चुअल में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। अगर मैं बिस्मिथ का न्यूक्लियस बना के दिखाता हूं तो यहाँ प्रोटॉन है 83 प्रोटॉन है। आप ऐसा समझ लिए मैं आउटर मोस्ट सेल बना रहा हूँ, ये शेल है। सपोज कीजिए ये हमारी कौन सी है, 4f14 है, ये कौन सी हमारी 6s2 है, और ये क्या हमारी 6p3 है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 4f14 में क्या हमारे 14 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, ऐसा मान लो। ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ हमारा। अब बाकी को हम नहीं लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज है, ठीक है, अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां तक, ऐसा समझ लीजिए। यानी ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन हैं वो 6p के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियर के चार्ज से, क्योंकि न्यूक्लियस उनको अपने साथ क्या करना चाहता है, कट करना चाहता है। लेकिन उससे पहले कौन सा आ जाते हैं, 6s के इलेक्ट्रॉन। तो 6s के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 6p के इलेक्ट्रॉनों का प्रोटेक्शन करना न्यूक्लियस के चार्ज से इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जब ये इसके साथ खींचेगा इसको तो ये जो चार्ज हमारा यहाँ तक नहीं आ पाएगा स्ट्रांगली, इसलिए ये लूजली अटैच होंगे और हम आराम से क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या होगा हमारा, Bi83 3 प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, हो जाएगा 5d10 4f14 और 6s2। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 6p0। जब ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है Bi, ये तो बिस्मिथ का है केवल, और अगर मैं बात करता हूं आपसे किसकी, Bi3 प्लस की, तो Bi3 प्लस में क्या होगा, आप ऐसा समझ लो ये 83 प्रोटॉन तो उतने ही होंगे क्योंकि प्रोटॉन तो घटते नहीं है। ये Bi3 प्लस की कौन स्ट्रक्चर है, ऐसे मान लो। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रहे नहीं, ये क्या उनसे हमारी 4f14, ये 5d10 हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ है 6s2, और यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे रहे नहीं, यहाँ तो सब निकल गए, ये क्या है 6p0, ठीक। जब ऐसा होगा, जब ऐसा होता है तो अब क्या होगा, अब न्यूक्लियस, क्योंकि यहां तक तो क्या होता है चार्ज रुक रहा था, इसलिए आसानी से अटैच थे न्यूक्लियस के द्वारा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन आ जाएगी तो अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, यहां तक तो आराम से आएगा, क्योंकि अब ये तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए और ये क्या हुए, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। इनको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन और इनको बोलेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर ये वाले कोर इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझना दोनों का फर्क, तभी आपको शील्डिंग इफेक्ट समझ में आएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज रोक रखा 6s के इलेक्ट्रॉनों ने, इससे ये इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये Bi3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब ये Bi3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हम अगर इन इलेक्ट्रॉन के अलावा इनको भी निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे, चूंकि तो
जो अब ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो आपके एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, सबसे कम। ये रोक नहीं पाते न्यूक्लियस के चार्ज को, और न्यूक्लियस के चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली पकड़ के रखता है और इलेक्ट्रॉनों को आगे बाहर नहीं निकलने देगा। तो इस तरीके से वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्शन करना ही शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, लेस टाइटली इलेक्ट्रॉन अटैच विद द न्यूक्लियस। जितना चार्ज हमारा, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, कम ताकत से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़े होंगे। यहाँ शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो ये क्या है, कम ताकत से जुड़े इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, इसलिए पुअर होने के कारण क्या होगा, 6s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच होंगे। तो दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट हमेशा घटता है एस, पी, डी और एफ, यानी हमारा शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है। अब आप कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज का क्या मतलब है? आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई हमारा वीआईपी पर्सन है, वीआईपी, ये वीआईपी, इसको थ्रेट है लाइफ की, कोई इसे मारना चाहता है, तो एक लेयर तो हमारे पास में क्या है, एसपीजी की है, एसपीजी के बंदे हमने लगा दिए, वो वेल ट्रेंड होते हैं। जब वो वेल ट्रेंड होंगे तो क्या करेंगे, वो अटैक नहीं करने देंगे न्यूक्लियस को। आप मान लो टेररिस्ट, ये हमारा टेररिस्ट है, ठीक है। अब टेररिस्ट की टेंडेंसी होती है वीआईपी पर अटैक करने की, लेकिन अगर वीआईपी का प्रोटेक्शन जो है एसपीजी के द्वारा, अगर मान लो एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के द्वारा है, तो टेररिस्ट अटैक नहीं कर पाएगा, यानी इसका प्रोटेक्शन क्या होगा, अच्छी तरीके से हो जाएगा। ये तो एस ऑर्बिटल की तरह काम करते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा वीआईपी है, अब हमने क्या करा, अब हमने पी ऑर्बिटल मान लिया, हमने छोटा छेद कर दिया। अब यहाँ पर टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट क्या कर सकता है, छोटी जगह इसको दिखाई दे रही है, आराम से अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब क्या, शील्डिंग इफेक्ट घट गया। अब अगर मान लीजिए हमने, ये वीआईपी आया हमारा, वीआईपी पर्सन है कोई, अब हमने क्या करा, थोड़ा ऐसा बड़ा जगह होगी, यानी ये क्या है हमारे डी ऑर्बिटल, तो यहाँ टेररिस्ट बैठा है, तो ये क्या करेगा, आसानी से अटैक कर जाएगा, ठीक। यानी यहाँ पर प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा हो रही है, यहाँ प्रोटेक्शन और कम हो रही है, यहाँ प्रोटेक्शन और भी कम। और एफ की बात करेंगे तो वहां प्रोटेक्शन बिल्कुल आप ऐसा समझ लो, वहां तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, क्योंकि उनका शील्ड इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। तो इस तरीके से शील्डिंग इफेक्ट, अगर बचाने वाले इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर बचाने वाले पी ऑर्बिटल में, तो एस के मुकाबले कम होता है। बचाने वाले अगर डी ऑर्बिटल में, यानी कोर इलेक्ट्रॉन डी में है, तो और भी कम होता है, और एफ में होंगे तो सबसे कम होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। समझ लीजिए, फिर दोबारा पूरी डेफिनेशन दो। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बाय इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जिनको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, less will be effective nuclear charge on valence electron, and valence electron less tightly attached by the nucleus, due to which they can be easily removed. वो क्या होंगे, easily remove हो जाएंगे। and shielding effect decrease from s p d f, जो shielding effect होगा हमारा s ऑर्बिटल से p, p से d, d से f की तरफ को घटता चला जाएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट की कॉन्सेप्ट होती है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। वो मैंने आपको पूरा समझा दिया, बता दिया, फिर दोबारा एक बार समझ लीजिएगा कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस चार्ज, ये न्यूक्लियस का चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। हायर द शील्डिंग इफेक्ट, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, lower will be effective nuclear charge on valence electron, and valence electron less tightly attached with the nucleus, therefore electron can be easily removed, and shielding effect decrease from s orbital to p to d to f. This is the basic concept of shielding effect। बड़ी काम आएगी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपसे, ये तो हमारा शील्डिंग इफेक्ट हुआ। अब इसमें पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी एटॉमिक रेडियाई। यहाँ एक वर्ड आता है रेडियाई, रेडियाई का मतलब रेडियस, क्या होती है जी? देखिए,
एटॉमिक रेडियाई के बारे में पहले कॉन्सेप्ट दी गई थी कि मान लीजिए हमारे सोडियम है, सोडियम का एटम है, सपोज करो यहां से हमने ले लिया 1s2, यहाँ पर क्या हमारा 2s2, यहाँ हमारा 2p6, और यहाँ पर क्या है हमारा 3s1। ये मान लिया अगर सेंटर है हमारा एटम का, यानी प्लस चार्ज है, ऐसा समझ लो। पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर क्या होंगे 11 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे, तभी इसका एटॉमिक मास कितना होगा। आप लिखते हैं ना सोडियम को Na1123 ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या हम निकाल लेते हैं एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो अब यहां से जो डिस्टेंस है और यहां तक की, ये जो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। यानी एटॉमिक रेडियाई इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, किसी भी एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से टू द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, जहां पर क्या है, जिस सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोल देते हैं हम आपका एटॉमिक रेडियाई। लेकिन ये कई जगह वेरी करती है, अलग अलग तरह की होती है, तो हम इसको फिर पर्टिकुलर बताते हैं। रेडियाई जो है चलो हमारी 4 तरह की होती है। पहली कहलाती है हमारी आपका कोवैलेंट रेडियाई, दूसरी होती है हमारी आपका वांडरवाल, वांडरवाल रेडियाई, तीसरी होती है हमारी मेटेलिक, और चौथी होती है हमारी कोवैलेंट, वांडरवाल, मेटेलिक एंड आयनिक रेडियाई, या रेडियस बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब क्या है, हमारे एटॉमिक रेडियस के टाइप होते हैं। तो नॉर्मली एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या बताई गई थी, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू द आउटर मोस्ट सेल इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन ये तो अलग अलग एलिमेंट के अंदर अलग अलग क्या होती है, वेरी करती है। तो फिर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो होती है कोवैलेंट रेडियाई। अब कोवैलेंट रेडियाई क्या होती है समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम कोवैलेंट रेडियाई की बात करते हैं। कोवैलेंट रेडियाई, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम हमारा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ऐसे तो होता है, H2 मॉलिक्यूल तो लिखा था कोवैलेंट कंपाउंड में। ये इनके बीच की दूरी है, इसका आधा क्या कहलाएगा, इसी को बोलते हैं कोवैलेंट रेडियाई, इसको कोवैलेंट रेडियाई बोलेंगे। ठीक है, ये तो हमारी कोवैलेंट रेडियाई होगी। दूसरी होती है हमारी वांडरवाल रेडियाई। वांडरवाल रेडियाई में क्या होगा, फिर मैं इनको पहले समझा रहा हूँ फिर बताऊंगा। वांडरवाल रेडियाई में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा एक तो एटम ये है, ये हमारा क्लोरीन का एटम है सपोज करो, ठीक है, या मोनोएटॉमिक गैस है सपोज करो, हीलियम है हमारी, एक हीलियम एटम का तो ये है, और दूसरा हीलियम एटम हमारा ये है। इनके बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी, उसका आधा क्या कहलाएगा, वांडरवाल रेडियाई बोलेंगे, ये वांडरवाल रेडियाई कहलाएगी। तीसरी क्या है हमारी, तीसरा आपको बताइए मेटेलिक, मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई में क्या होता है, मान ली दो मेटल्स हमारे, और उनके ये देखो, ये देखो फर्क समझना, यहाँ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ क्या कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये पास पास वाले दो एटम है, दोनों सेम है। मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है कोई, ये आयरन है सपोज कर, आयरन का, इसके बीच की दूरी का आधा, ये भी आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, इनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, मेटलिक रेडियाई। और फोर्थ आता है आपका नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 आयनिक रेडियाई। आयोनिक में क्या होगा,
आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में बेटा ऐसा होता है, मान लीजिए हमारा ये तो कैटायन है, कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फिर ये हमारा कैटायन और फिर ये क्या हमारा एनायन। मान लीजिए यहाँ से सोडियम Na प्लस है और यहाँ पर क्या है, Cl माइनस है, फिर सोडियम प्लस, फिर Cl माइनस। तो यहाँ से दूरी यहाँ तक की ये तो कैटायन की रेडियस होगी, इसको R प्लस बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक माइनस की, यहाँ क्या बोलेंगे, R माइनस। इसी तरीके से ये सोडियम, ये हमारा क्लोराइड है। तो देखिए अब चारों में फर्क क्या है, यहाँ पर तो दो सेम एटम है बॉन्डेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वो क्या करते हैं, वो सिंगल बॉन्ड से मतलब बॉन्डेड होते हैं, तो उनके जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, यानी दो न्यूक्लियस उनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कोवलेंट रेडियस। दूसरा होता है वान डेर वाल रेडियस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम, जो पास पास वाले एटम्स होते हैं, ठीक है, इज नोन एज वान डेर वाल रेडियस। इसमें क्या होता है, the 1/2 of distance between center of nuclei of two adjacent atoms in metallic lattice। जो मेटलिक लैटिस होती है, आप कहेंगे मेटलिक लैटिस क्या होती है, मेटल जो होते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर मानी जाती है इनकी, कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे समझिए आपस में ऐसे जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। या अगर मैं वान डेर वाल रेडियस में और बात बताऊं, मान लीजिए एक क्लोराइड हमारा ये है, मैंने ऐसे बना लिया, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल तो ये हो गया, इसके सेंटर हो गया, इसके सेंटर हो गया, और दूसरा हमारा क्या हुआ, दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐसे ले लिया मैंने, इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब इसके इस एटम्स के सेंटर के न्यूक्लियाई और इसके इस एटम के सेंटर न्यूक्लियाई कहा, ये भी क्या कहलाता है, इसको भी वान डेर वाल रेडियस बोलते हैं। अगर मोनोएटॉमिक गैसेज है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, तो हम ऐसे दिखाते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में हम ऐसे दिखाते हैं। इस तरीके से कोवेलेंट रेडियस क्या हुई, the 1/2 of distance between center of nuclei of two same atoms, center of nuclei of two same atoms bonded by single covalent bond is known as covalent radii। फिर दोबारा समझिएगा, the 1/2 of distance between center of two nuclei of two same atoms bonded by single covalent bond is known as covalent radii, इसको covalent radii बोलते हैं। दूसरी क्या होती है, 1/2 of distance between two adjacent atoms, जो कि ऐसे हमारे नॉन बॉन्डेड, टू नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वान डेर वाल रेडियस। यहाँ आपस में ये ओवरलैपिंग करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, ये बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो अगर हम इसको बताएंगे तो बोलेंगे 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ टू molecules which are non-bonded, that is known as van der Waal radii। तीसरी मेटलिक रेडियाई, ये क्या होती है, 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इन मेटलिक क्रिस्टल लैटिस, दैट इज नोन एज मेटलिक रेडियाई। चौथा आता है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होती है, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ आयंस up to which it have influence in ionic bond, that is known as आयनिक रेडियाई। यानी किसी भी आयन के सेंटर से वो दूरी जो आयनिक बॉन्ड में वो आयन अपना इफेक्ट रखती है, क्या कहलाती है, उसी को बोलते हैं हम आयनिक रेडियाई। यानी इस कैटायन का यहाँ पर हम हाफ नहीं ले सकते, क्योंकि एनायन हमारा बड़ा होता है, कैटायन हमारा छोटा होता है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ आयन अप टू विच इट हैव इन्फ्लुएंस इन आयनिक बॉन्ड इज नोन एज आयनिक रेडियाई, उसको आयनिक रेडियाई बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देते हैं, बताइए वान डेर वाल रेडियाई हमेशा बड़ी क्यों होती है, व्हाई वान डेर वाल रेडियाई आर ऑलवेज हायर। इन सब में आप देखेंगे तो आपको वान डेर वाल रेडियाई हाई दिखाई देगी, क्यों दिखाई देती है, बिकॉज इन दीज टू एटम्स और मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट वान डेर वाल फोर्स। जो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं क्या होते हैं, बहुत वीक फोर्स के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए क्या होती है, वान डेर वाल रेडियाई ऑलवेज बड़ी होती है। सभी रेडियाई से बड़ी कौन सी होंगी, वान डेर वाल रेडियाई होती है, ठीक है बेटा। और ये सब किसके पार्ट है, एटॉमिक रेडियाई के ही पार्ट हैं। तो इनको हमने अलग अलग आइडेंटिफाई करके बताया कि कौन सी हमारी एटॉमिक है, कौन सी हमारी आयनिक है, कौन सी हमारी कोवलेंट है, कौन सी हमारी मेटलिक है।
तो अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो मॉलिक्यूल में, दो सेम एटम्स हों, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, उनकी रेडियस कोवलेंट रेडियस कहलाएगी। अगर मान लीजिए वो मेटल एटम हो तो उनके जो दो एटम्स होते हैं पास पास वाले, उनके सेंटर के जो न्यूक्लियाई होती है उसके सेंटर का हाफ जो होगा वो उनकी मेटल रेडियस कहलाएगी। और अगर मान लीजिए दो हमारे क्या मोनोएटॉमिक गैसेस हैं और दो पास पास वाले एटम हैं, उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई की जो डिस्टेंस उसका हाफ वाटर वाल रेडियस कहलाएगा। और आयनिक रेडियस का मतलब होता है द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आयंस up to which it have influence into ionic bond, that is known as ionic radius। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडियस पढ़ते हैं, इनको हम आसानी से समझेंगे। अब बात आती है, आपकी कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें रिलेटेड। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, बताइए, पहला क्वेश्चन तो यही है, वो कहता है साइज ऑफ कैटायन, यानी साइज ऑफ, क्वेश्चन है ये, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन corresponding एटम। ये कहता है बताओ किसी भी कैटायन का साइज उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटम से छोटा क्यों होता है, क्या वजह होती है। अब आप या इस क्वेश्चन को ज्यादा पूछ लगते हैं, Na प्लस इज स्मॉलर देन Na, जो सोडियम आयन है उसका साइज सोडियम एटम से छोटा होता है क्यों। ठीक है, समझिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कल को बताएंगे आपको। ओके बाय।